उसने कहा जाते ही राधे राधे कहना। क्या बात। तो मथुरा के मेरे दोस्तों राधे राधे, क्योंकि कहते हैं मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है। तो आया हूं यहाँ पे प्यार की नगरी, प्रेम की नगरी, और किसी एक दिन से नहीं बल्कि सदियों से बचाती हैं। एक प्रेम की छांव और दूसरी कविता की छांव। हालांकि हमें भाई साहब की छांव बचा रही है इस समय। तो ये मेरे लिए ये अनुभव भी एकदम नया है। अपनी बात कहने से पहले तो मैं इन भाइयों की जिंदगी की धूप में छांव बनकर ये हमारे पीछे खड़े हैं। बहुत धन्यवाद आपका। है तो मेरे नाम की बात है। देखो, अभी मैं कह रहा था कि अगर माता पिता की साहित्यिक अभिरुचि हो तो उसका दंड या उसका लाभ कई बार बच्चों को झेलना पड़ता है। माता पिता अपने तो साहित्य में डूबे रहते हैं, बच्चों का नाम इतना कठिन रख देते हैं कि सारे सहपाठी उच्चारण ही नहीं कर पाते। हमारे एक दोस्त ने अपने बच्चे का नाम रख दिया अगस्त्य। अब क्लास में गया तो दूसरे ने कहा, अच्छा तू अगस्त है, मैं सितंबर हूँ। और एक जुलाई आ रहा है। अभी कल हम जनवरी से मिलने गए थे। तो खैर, ये तो हो गई परिहास की बात, लेकिन मेरा नाम गीत मेरे पैदा होने से पहले रख दिया गया था। मेरे पिताजी की भी साहित्यिक अभिरुचि थे, लिखते थे, पढ़ते थे अपने जमाने में, धर्मयुग में, सारिका में, इन सब जगहों पर। तो उन्होंने सोच रखा था अगर बेटा हुआ तो नाम गीत रखूंगा। मैंने पूछा, ऐसा आपने क्यों सोचा था? उन्होंने कहा, मुझे लगा था कि ये जब बड़ा होगा तो इसमें संगीत की समझ होगी, गीत की समझ होगी। मैंने कहा, लो, आपका तो ये सपना ही टूट गया, क्योंकि मैं तो संसार का सबसे बड़ा बेसुरा हूं। लेकिन जो सपना होता है ना माँ बाप का, वो बीज की तरह होता है, और हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो गीली मिट्टी की तरह होता है। माँ बाप अपने सपने हमारे व्यक्तित्व की गीली मिट्टी में रोपते हैं, और फिर एक ऐसा पौधा बनता है जिसमें बड़े बड़े फूल खिलते हैं, सुगंध फैलती है। तो माँ बाप की तरफ से दिया गया ये नाम। एक समय के बाद मैंने सोचा, मैंने पाया कि जो चीजें मेरे पिता अपने घर में करते थे, संगीत बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, कविताएं लिखते थे, लेकिन ज्यादातर चीजें स्वांतः सुखाए, क्या मैं उन चीजों को थोड़ा आगे बढ़ा सकता हूँ? तो ये एक परंपरा के रूप में इसको स्वीकार किया। एक लंबे समय तक तो इस नाम से कोई समस्या नहीं हुई। फिर एक फिल्म आ गई, उसमें अभिनेत्री का नाम गीत था। उसके बाद तो एयरटेल वाले मुझे फोन करते हैं और पूछते हैं, गीत मैडम है क्या? तो कुछ नाम ऐसे होते हैं जो दोनों में चलते हैं, और दोनों में चलने के कारण उसके कुछ लाभ, कुछ हानियां दोनों झेलनी पड़ती हैं। क्या बात है। ये हुई गीत हो जाने की आपकी पूरी यात्रा की बात। लेकिन गीत ने लिखना कब शुरू किया? किस उम्र में पहला वो अंकुर फूटा? माता पिता के संस्कार जो है वो साकार रूप लेकर के कब आपके कागजों पर उतरे, ये जरूर जानना चाहेंगे। 13 साल की उम्र थी मेरी। 13 साल की उम्र में बच्चों की चीजें पढ़ता था। दरअसल हमारे घर में पढ़ने लिखने का माहौल था। पिताजी पढ़ते थे, मेरी बड़ी बहन पढ़ती थी, बड़े भाई पढ़ते थे, और वो लोग उस जमाने में जासूसी उपन्यास पढ़ते थे। सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश शर्मा, इस तरह की चीजें। मेरा बड़ा मन करता था। 12-13 का मैं कहता था मैं भी पढ़ूंगा। वो लोग वो सारी किताबें मुझसे छुपा लेते थे। कहते थे
तू अच्छा बच्चा है, तू प्रेमचंद पढ़ा कर। तो तब से मेरे दिमाग में ये घुस गया कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो लोग प्रेमचंद पढ़ते हैं। तो 13 की उम्र में लिखने पढ़ने की दुनिया से के साथ मेरा संपर्क हुआ और मैंने पहली बार बच्चों की एक कहानी लिखी। और वो कहानी एक बच्चों की पत्रिका आती थी टिंकल, उसमें छपने के लिए भेजती। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये कहानी पसंद आएगी संपादक को, वो इसे छाप देंगे। 6 महीने बीत गए, मैं तो भूल भी गया कि ऐसा कुछ मैंने किया था। क्लास में पीछे की बेंच पे बहुत सारे बच्चे क्लास के दौरान ही बैठ के कॉमिक्स या पत्रिकाएं पढ़ा करते थे। उनमें से एक आया और उसने कहा, ये जो नीचे गीत चतुर्वेदी नाम लिखा हुआ है इस पत्रिका में, क्या ये तुम ही हो? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। और तब पहली बार मुझे पता चला कि जो उस जमाने में बच्चों की सबसे बड़ी पत्रिका थी टिंकल, उसमें मेरी कहानी छप के आ गई है। क्या बात है, क्या बात। तो 13 की उम्र से जो ये सफर शुरू हुआ तो खरामा खरामा अभी तक चला जा रहा है। क्या बात है। और ये जो जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, ये बात उनके लिए विशेष लाभप्रद है कि 13 की उम्र में कविता लिख करके या कहानी लिख करके उस सिलसिले को थामना नहीं है। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि छिटपुट कुछ लिखते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि शायद ये मेरी लाइन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अंकुरन जो आपके भीतर एक बार हो चुका है, उसे पुष्पित पल्लवी तो होने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, जैसा कि गीत जी ने किया। पढ़ने की बात चली तो गीत जी, मैंने आपका एक साक्षात्कार सुना था, तो उसमें था कि ये जो यात्रा आपकी आरंभ हुई और टिंकल में जब आप छपे, आपकी बहन ने आपकी कहानी भेजी, उसके बाद जो है एक लंबा अंतराल जो है, कुछ समय तक लिखते रहने के बाद 5-6 साल का लंबा अंतराल सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए आपने लिया। पाठक होना कितना अनिवार्य हो जाता है रचना धर्मी होने और लेखक या कवि होने के नाते, ये मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आज की पीढ़ी के लिए शायद ये सवाल बहुत जरूरी है। जब मेरी पहली कहानी छप गई टिंकल में, तो मैं तो पत्रिका लेके पूरी गली में एक ऐसी सलाह दी, एक ऐसा मंत्र दिया जो मैंने गांठ बांध के आज तक संभाल के रखा है। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें एक लाइन लिखनी है तो तुम्हारे पास 1000 लाइनों का अध्ययन होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। अगर तुमने 1000 पंक्तियां पढ़ी हैं तब तुम इस योग्य हो कि एक पंक्ति कह सको। मैं कविताएं लिख रहा था, 17-18 की उम्र तक मेरी कविताएं हिंदी की तमाम बड़ी पत्रिकाओं में छपने लगी। एक जमाने में मेरे पास बहुत चिट्ठियां आती थी, लोगों को कविताएं पसंद आती थी, लेकिन ये जो बात है ये मेरे कलेजे में इस तरह घुसी कि मैंने कहा कि मैं अपना अधिकांश समय अध्ययन में लगाऊंगा। कि जैसे एक तपस्वी तपस्या किए बिना कामयाब नहीं होता, जैसे एक साधक बिना साधना के शक्तिशाली नहीं होता, उसी तरह लेखक की साधना उसका अध्ययन है। उसे अध्ययन की राह पे चलना होगा कि सबसे जरूरी है सिद्ध बनना। और जब आप सिद्ध हो जाते हैं तो प्रसिद्ध होने की चिंता नहीं करनी पड़ती। सिद्धि से प्रसिद्धि अपने आप आती है। तो निराला जी की कविता है राम की शक्ति पूजा, उसमें राम रावण के सामने उतने शक्तिशाली महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शक्ति तो रावण की तरफ है। वो आदि शक्ति का आशीर्वाद रावण को मिला हुआ है। तो निराला जी एक पंक्ति में कहते हैं, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि न हो रघुनंदन। कि जब तक तुम्हें सिद्धि नहीं मिलती तब तक तुम समर छोड़ दो। भगवान श्री राम
पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, शक्ति पूजा करते हैं और उसके बाद सिद्धि प्राप्त करते हैं। एक लेखक को सिद्धि प्राप्त करने के लिए किताबों की शरण में जाना होता है। तो अगले 5 साल 7 साल तक मैंने अपना लिखना बंद रखा। मैंने संकल्प किया, कसम खाई कि जापान से लेकर के अमेरिका तक और रूस से लेकर नीचे दक्षिण अफ्रीका तक जितने लेखकों को महान माना जाता है, जितनी कृतियों को महान माना जाता है, मैं अपनी मानवीय सीमाओं के भीतर उन सारी कृतियों का अध्ययन करूंगा, उन सारी कृतियों का पठन करूंगा, उनसे सीखूंगा, बाकायदा उनसे अपने लिए नोट्स बनाऊंगा और उसके बाद अपने लेखन की यात्रा को फिर से शुरू करूंगा। क्या बात है, क्या बात है। ये वाकई ये बड़ी विडंबना है कि संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोग जो हैं वो रियाज करते हैं और जैसा कि उन्होंने कहा साधक साधना करते हैं, लेकिन लेखन में जुड़ने के बाद पठन पाठन भी उतना ही अनिवार्य है। कहीं ना कहीं वो रियाज है आपका और एक जरूरी मांग है। बहुत से बच्चे अक्सर ये भी सवाल करते हैं गीत जी कि हम क्या पढ़ें। मान लीजिए बच्चा पुस्तकालय चला गया, आपकी बात मानकर वो पुस्तकालय में हतप्रभ खड़ा है कि क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। वो जो किताबों का चयन है, किस तरह पढ़ा जाना चाहिए, और आपने तो बताया कि पूरा विश्व साहित्य आपने पढ़ा, तो वो श्रृंखला किस तरह से वो तारतम्य है, वो क्या आपने बनाया कि आप जो है सुगमता से सारी किताबों का अध्ययन कर पाए। हिंदी में तो सबसे पहले मैंने प्रेमचंद को पढ़ना शुरू किया। अच्छे बच्चे प्रेमचंद पढ़ते हैं। फिर जयशंकर प्रसाद की कामायनी, वो 13-14 की जो उम्र थी ना, उसमें कामायनी के कई अंश मुझे कंठस्थ थे। मैं आज भी मानता हूँ कि 20वीं शताब्दी में जो सबसे अच्छी कविताएं सिर्फ हिंदी में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, मैंने तो पूरी दुनिया के साहित्य का अध्ययन किया है, पूरी दुनिया के साहित्य में कामायनी जैसी सुंदर कृतियां बहुत कम। कामायनी काव्य का सिरमौर है और यहीं से शुरुआत प्रेमचंद से, प्रसाद से, पंत से, महादेवी से, निराला से, मुक्तिबोध से, और उसके बाद तो पूरी एक परंपरा चलती है। यहीं से शुरुआत करनी चाहिए और उन किताबों को पढ़ना चाहिए जिन किताबों को पढ़ते हुए आपके हृदय की कोमलता जागृत हो जाए और आपके मस्तिष्क का उर्वरपन, उपजाऊपन आपको खुद महसूस हो जाए। यहाँ से शुरू करते हुए देखिए, ये पूरा किताबों का जो काम है ये लिंक की तरह है। जैसे इंटरनेट लिंक से जुड़ा हुआ है ना, फेसबुक पे आप चले जाइए, इस दोस्त के नाम पे क्लिक कीजिए, उसकी पोस्ट आती है, उस पे 100 लोगों के नाम होते हैं। आप हर लिंक को क्लिक करके किसी एक नई दुनिया में जा सकते हैं, किसी एक नए दोस्त को ढूंढ सकते हैं। वैसा ही किताबों का मामला होता है। एक लेखक को पढ़िए, एक लेखक आपको 10 नए लेखकों तक ले जाता है। तो यहीं से लिंक से लिंक, जब मैं विश्व साहित्य का अध्ययन करना शुरू कर रहा था तो मेरे सामने भी यही आया कि हिंदी में तो मुझे पता है, मैंने अपने सिलेबस में भी देखा है, स्कूल की किताबों में देखा है, उनको मैं पढ़ सकता हूँ। ये विदेशी साहित्य है, इनमें किसको पढ़ूं मैं? ये जो जापान के साहित्यकार, मैं तो जानता नहीं हूँ कौन है जापानी जिसको पढ़ना चाहिए। तो मैंने एक युक्ति निकाली, बहुत साधारण सी युक्ति, कि जिसको नोबेल प्राइज मिला है पहले उसको पकड़ के लाना चाहिए। कि नोबेल मिला है तो महान होगा ये। नोबेल वाले को पढ़ो, पुलिट्जर वाले को पढ़ो, बुकर वाले को पढ़ो। उसके साथ एक नोबेल प्राइज विनर, उसकी किताब में 10 दूसरे लेखकों का नाम होता है। भाई उसका भी तो कोई गुरु होगा, उसका भी तो कोई शिष्य होगा, उसका भी तो कोई समकालीन होगा जिसके बारे में वो बात करता होगा। उसको ढूंढ के पढ़ो। देखिए, पढ़ना बहुत जरूरी है एक लेखक के। और यहाँ तमाम जो नौजवान बैठे हुए उनसे मैं कहना चाहता हूँ,
अगर किसी के भी हृदय में कविता का बीज, कहानी का बीज अंकुरित होना है तो पढ़ना बहुत जरूरी है। 3 चीजों की पढ़ाई। पहली पढ़ाई जिंदगी की पढ़ाई। जिंदगी की पढ़ाई करने के लिए ना आपको कुछ खास नहीं करना होता। आप जीते रहिए, लोगों से मिलते जुलते रहिए, अपना जीवन जिए। जिंदगी कभी आपको हरा रंग दिखाएगी, कभी लाल रंग दिखाएगी, कभी सुख दिखाएगी, कभी दुख दिखाएगी। तो जिंदगी की पढ़ाई तो आप अपने आप करते चलते हैं। दूसरी पढ़ाई इंसानों की पढ़ाई। इसमें भी आपको कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। अचानक आप जिसको अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते होंगे वो आपको धोखा देके निकल जाएगा। जिसको आप अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते होंगे, आपके संकट में आपके लिए वो आकर खड़ा हो जाएगा। तो इंसानों की पढ़ाई के लिए भी ज्यादा श्रम करने की जरूरत नहीं होती है। इंसान खुद आकर अपने आप को पढ़वा देते हैं कि मैं जो आओ मुझे पढ़ो। सबसे बड़ी पढ़ाई है किताबों की पढ़ाई। उसमें आपको श्रम करना पड़ता है, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, चुनाव करना पड़ता है। और चूंकि हमारा जो स्कूली सिस्टम है वो किताबों से इतना आक्रांत है, आपके बस्ते का वजन बढ़ता चला जा रहा है, आपके ऊपर पढ़ाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको अफसर बनना है, आईएएस बनना है। इन सब चीजों के लिए आपको स्कूली पढ़ाई करनी है। इसके कारण जो स्कूल से अलग साहित्य की पढ़ाई होती है, कई बार वो पीछे छूट जाती है। तो एक ये श्रम करना होता है हमें कि अपने जीवन में किताबों की भूमिका को बनाए रखा जाए, क्योंकि वही आपको बेहतर मनुष्य बनने और विस्तृत मनुष्य बनने में मदद करती है। क्या बात है। और पढ़ने के साथ साथ कहीं न कहीं सुनना भी बहुत जरूरी है। ये जो श्रम, ये साधना, ये जो तपस्या गीत जी ने की है, वो कहते भी हैं अपनी एक पंक्ति में कि जितनी रातें हम जाकर बिताते हैं वो सब की सब हमारी आंखों के नीचे इकट्ठा हो जाती है। ये है सकारात्मकता की तलाश। हर एक बिंदु में, हर एक जगह पर सकारात्मकता को ढूंढ लेना। हम ये भी कह सकते थे कि इतना जागे हैं कि आंखों के नीचे इकट्ठे हो गए जो हम आप भाषा में कहते हैं। लेकिन जितनी रातें हम जाग कर बिताते हैं वो सब की सब हमारी आंखों के नीचे इकट्ठा हो जाती है। ऐसी कमाल की जिनकी कहन है, तो हम बहुत देर से उनसे उनकी यात्रा की बात तो कर रहे हैं, थोड़ी कविता की बात हो जाए। मैं चाहूंगी कि कुछ अपनी खुशियों के गुप्तचर जो पुस्तक, जो कि बेस्ट सेलर बुक रही है उनकी, उसमें से हमारे तमाम श्रोताओं को जरूर कुछ सुनाए। और श्रोताओं से ये अनुरोध कि तालियों की गुजारिश, क्योंकि पता चलता है कि आप कविता सुनना चाहते हैं। एक बार तालियां बजा करके जरूर इसका काम कीजिए। संस्कृत में एक श्लोक है जिसका आशय ये होता है कि जैसे सांप तिरछे चलता है, वैसे अच्छा कवि हमेशा तिरछे देखता है। जो सीधा सीधा देखे तो वो क्या कवि, तिरछा देखो तो कविता तुम्हारे पास आएगी। तो ये मैं हमेशा मानता हूँ। छोटी छोटी कुछ कविताएं, मथुरा की नगरी है, प्यार की नगरी है, प्यार की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखता हूँ। स्वागत है। बिल्कुल। छोटी 4-4 पंक्तियां हैं जी। बहुत बुरा समय गुजारा था हमने पिछले दिनों। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लोग तप तप करते हुए मर रहे थे। कोरोना की महामारी थी, संकट का समय था। उसी दौर में ये 4 पंक्तियां मुझ तक आई थी और मैं उसे खुद भी याद रखता हूं एक मंत्र की तरह। स्वागत है। जब मुश्किल समय आए, सब कुछ बेकाबू हो जाए। जब मुश्किल समय आए,
सब कुछ बेकाबू हो जाए, उससे थोड़ा और प्रेम करना जिससे अब तक तुम करते आए, क्या जिससे बात, अब क्या तक बात। तुम करते आए। क्या बात। बहुत अच्छा है। और ये एक और 4 लाइन की कविता, इसका शीर्षक है तलाशी। तलाशी, इसका बिंब देखिए। नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा। क्या रश्क माने ईर्ष्या, जलन। खुल बता दे सकते हैं बच्चे। नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा, वे तुम्हारे सपनों की तलाशी लेंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या क्या कहने, क्या कहने। आजा।